वेलकम टू रेडिएशन एकेडमी। हम लोग नियोजन पढ़ रहे हैं और नियोजन में छठी पंचवर्षीय योजना कल हो गया था। आज सातवीं पंचवर्षीय योजना शुरू करना है। और इससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि जितने वीडियोस डाले गए हैं, चाहे वो नेशनल इनकम का हो, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हो, या आपका इकोनॉमिक प्लानिंग का हो, ये सारे वीडियोस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ से प्रीलिम्स में, मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं उस लेवल पर पढ़ा रहा हूँ कि आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं उसमें सॉल्व करने के साथ साथ जो मेंस में नोट्स आते हैं, शॉर्ट नोट्स, उसको भी कोशिश कर रहा हूँ वो अप्रोच आपको दे दूँ कि आप शॉर्ट नोट्स भी अगर इकोनॉमिक्स जीएस से पूछा जाए तो उसको मेंस में लिख सकें। लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप मेरे वीडियोस को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और उसके आधार पर कुछ नोट्स तैयार करेंगे। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ नोट्स भी तैयार कर लीजिए। तो हम इससे पहले सातवीं परियोजना शुरू करने से पहले आप लोग ये बता दें कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और मेरे कहने से नहीं, जब आपको समझ में आए, आपको लगे कि हाँ ये कोई बंदा पढ़ा रहा है जिससे हमको कोई चीज़, नई चीज़ मिल रही है इकोनॉमिक्स में, तब आप सब्सक्राइब करें। और वीडियो जो हैं, जो यूट्यूब पर और तमाम वीडियोस पड़े हुए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उनको उठाइए और इससे कंपेयर कराइए, उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल आप इसको पढ़ते रहें, वीडियोस देखते रहें, उसके नोट्स तैयार करते रहें और इस तरीके से तैयारी करें कि प्री कम मेंस की तैयारी आपकी हो। और उसी पैटर्न पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। हम लोग शुरू करेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना। योजना 7th 5 ईयर प्लान, इसमें सातवीं परिचय योजना का जो कार्यकाल है, टाइम पीरियड, वो 1985 टू 1990 तक का है। इसका कोई विशेष मॉडल नहीं था। मॉडल नहीं था। प्राथमिकता ऊर्जा को दी गई, ऊर्जा क्षेत्र को और जो इसके प्रमुख उद्देश्य थे वो क्या थे? प्रमुख उद्देश्य हर पंचवर्षीय योजना के कुछ न कुछ प्रमुख उद्देश्य रहे। जैसे पहली पंचवर्षीय में प्राथमिकता किसको दी गई थी? कृषि को दी गई थी। उसके साथ साथ सेकेंड 5 ईयर प्लान में उद्योग को दी गई। फिर उसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान में कृषि और उद्योग को दोनों को दी गई। और उसमें जो है थर्ड 5 ईयर प्लान में वो क्या नाम है, कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया। इसी तरीके से चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता और स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, ये प्रमुख उद्देश्य रहे। फिर पांचवी योजना में भी उद्देश्य निर्धारित किए गए। इस तरीके से छठी पंचवर्षीय योजना में तीव्र विकास, आत्मनिर्भरता,
तीव्र विकास, आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण, और सामाजिक न्याय। न्याय पर विशेष जोर दिया गया था। तीव्र विकास, आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण और सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय ये प्रमुख उद्देश्य थे इस पंचवर्षीय योजना के 7वीं के। न्याय, कैसा न्याय? साधनों का वितरण किया जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए, लोगों के आय स्तर में वृद्धि की जाए। यह अगर किसी योजना में लागू किया जा रहा है तो वहाँ पर सामाजिक न्याय की गुंजाइश है। तो ये प्रमुख उद्देश्य थे। और इस योजना में JRY 2 महत्वपूर्ण योजनाएं 19 अप्रैल 1989 में JRY जवाहर रोजगार योजना और सितंबर 1989 में आपका शुरू किया गया NRY, नेहरू रोजगार योजना। यह योजना JRY जो है, जो छठी योजना में NREP और शुरू की गई थी RLEGP। NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार प्रोग्राम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रोग्राम। इन दो योजनाओं को मर्ज करके इन दोनों योजनाओं को एक साथ कर दिया, मर्ज कर दिया गया। दोनों योजनाओं को मर्ज करके JRY चलाई गई। ये जो थी JRY, ये ग्रामीण, दोनों में बेसिक अंतर क्या है JRY और NRY में? जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना जो थी, ये दोनों योजनाओं को मर्ज करके चलाई गई और ये ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र के, इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, गरीब बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना। ये ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित थी। और ये जो था शहरी या नगरीय क्षेत्र से संबंधित है NRY। नगरीय क्षेत्र के गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। नगरीय क्षेत्र के गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराना, और ये ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराती थी ये JRY। दोनों में ये अंतर है। ये अप्रैल 1989 में शुरू हुई, ये सितंबर 1989 में शुरू की गई। और इसी योजना में एक खास चीज शुरू किया गया, परिभाषित किया प्रोफेसर राजकृष्ण ने, हिंदू विरोधी दल। ये क्या है इसको समझ लिया जाए। 7वीं पंचवर्षीय योजना में
इसी पंचवर्षीय योजना में प्रोफेसर राजकृष्ण ने हिंदू विरोधी दर को परिभाषित किया। हिंदू वृद्धि दर को परिभाषित किया। समस्या यह है कि हिंदू वृद्धि दर क्या है, हुआ क्या 1950 से 1950 टू 1980 तक जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक समृद्धि दर थी, भारतीय अर्थव्यवस्था की 1950 से 1980 के बीच में और 91 से पहले 1991 से पूर्व वो जो थी वास्तविक वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की दर वो थी 3.5% के बीच में, 3.5% थी 1950 से लेकर के 1980 तक। इसको इन्होंने प्रोफेसर राजकृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर की संज्ञा दिया, हिंदू वृद्धि दर की संज्ञा दिया। दर की संज्ञा दी। और 1991 में जब लाइसेंसिंग और कोटा व्यवस्था को समाप्त किया गया तो उस समय उदारीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये 3 चीजें शुरू की गई 1991 से, और यह 8वीं पंचवर्षीय योजना से पूर्व का काल है। और उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनाए गए थे। अभी उस पर हम चर्चा करेंगे, 8वीं पंच योजना शुरू करने से पहले इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इतना जान लीजिए, यहाँ पर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया और लाइसेंसिंग और कोटा प्रणाली के शासन को समाप्त किया गया। तो उसके बाद जो ग्रोथ रेट आई वो 7 से 9% के बीच में आई, और यह ग्रोथ रेट जो आई वो औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के कारण आई। निवेश के कारण। लेकिन इस दौरान कृषि क्षेत्र की विकास दर वो 8वीं के दौरान, 9वीं के दौरान, 10वीं के दौरान, 11वीं के दौरान लगातार गिरती चली गई। 8वीं में 2.4 थी, फिर 9वीं में ये 2.2 हो गई, फिर 10वीं में 4 आई। इसी तरीके से लगातार गिरती रही, क्योंकि कृषि क्षेत्र में जो निवेश का स्तर था वह कम था और औद्योगिक क्षेत्र में जो निवेश किया जा रहा था वो ज़्यादा था। और यह समस्या कहीं ना कहीं, जो मैंने आपको लोगों को बताया था, गरीबी का दुष्चक्र, वही दुष्चक्र यहाँ काम कर रहा था, क्योंकि जो निवेश की क्षमता थी अर्थव्यवस्था की वो औद्योगिक क्षेत्र में ही समाप्त हो जा रही थी। कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए उतनी पूंजी नहीं थी। तो ये एक डाउनफॉल कहा जाएगा कृषि क्षेत्र का। अगर कृषि क्षेत्र में भी उतना ही निवेश किया जाता
और इसकी विकास दर जो 2.4 थी, 2.3 थी, 2.4 इस तरीके से थी, वह लगभग 4 और 5% के बीच में होती तो अर्थव्यवस्था की उपलब्धियां कुछ और होती। तो ये हिंदू विरुद्ध दर हो गई आपकी। और ये 1991 के पहले ग्रोथ रेट जो थी इतनी ही थी। बढ़ी तो औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के कारण 7 से 9% के बीच में हो गई, लेकिन कृषि क्षेत्र में जो निवेश था वो कम था। और निवेश इसलिए कम था क्योंकि उतनी पूंजी नहीं है, और पूंजी नहीं है तो क्या है, वही गरीबी का दुष्चक्र काम करेगा। अल्प आय है, अल्प मांग है, अल्प निवेश है, अल्प उत्पादन है, अल्प आय है। यानी यह दुष्चक्र जो है अल्प आय से शुरू होकर के अल्प आय पर ही खत्म होता है। मैंने विकास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब बताया था तो उसमें एक मेरा वीडियो है, ये भारत गरीब है क्योंकि वो गरीब है, गरीबी का दुष्चक्र। तो उससे आप लोग तुलना कीजिएगा तो यहाँ पर वही गरीब अल्प आय ही काम कर रही थी, जिसके कारण उद्योग और कृषि क्षेत्र में जितना एक साथ निवेश होना चाहिए था उतना निवेश नहीं हो पा रहा था। तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना को लेते हैं। इस पर शॉर्ट नोट भी एकाध परीक्षाओं में पूछा गया है, इंटरव्यू में पूछा गया है कि व्हाट इज हिंदू विरुद्ध दर, हिंदू विरुद्ध दर क्या है। 8वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं का कार्यकाल क्या क्या था, 1985 टू 1990 ये था। तो इस हिसाब से 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है, 8वीं पंचवर्षीय योजना वो 1990 में शुरू हो जानी चाहिए थी, अप्रैल 1990 में। लेकिन कुछ राजनीतिक उथल पुथल के कारण यह योजना जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना 1990 से न शुरू हो करके ये शुरू होती है, इसमें नहीं शुरू हो पाई, तो शुरू होती 1992 से 1997। तो इस 91 और 90 और 92 के बीच में, यानी 90, 1990 और 1991 में राजनीतिक उथल पुथल के कारण ये 2 वर्ष विलंब से शुरू हुई। तो इसमें क्या किया गया, एक वर्षीय योजना चला गई दोनों समय में, 90 में और 91 में एक वर्षीय योजना चलाई गई। योजना जैसे तीसरी और चौथी के बीच में चलाई गई थी। तो उस समय तो इसलिए चलाई गई थी क्योंकि अर्थव्यवस्था की क्षमता ही नहीं थी नियोजन को लागू करने की। लेकिन यहाँ राजनीतिक उथल पुथल और वास्तव में अर्थव्यवस्था की इस समय भी क्षमता नहीं थी नियोजन का लागू करने की, तो एक एक वर्ष की योजनाएं चलाई गई। इसमें क्या किया गया, 1990 में पहली चीज तो सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसकी और 1991 में जो था वो अभी मैंने बताया कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये किया गया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण।
ये किया गया। इसके पीछे उद्देश्य क्या था, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दें। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि पहली चीज, विदेशी मुद्रा भंडार का अभाव था। बिल्कुल विदेशी मुद्रा भंडार ना के बराबर थे। लगभग एक हफ्ते के आयात के लिए विदेशी मुद्रा रह गई थी। और दूसरा, मुद्रास्फीति, मनी इन्फ्लेशन जो है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, मुद्रास्फीति वह 17% के आसपास थी। तो इतनी महंगाई और विदेशी मुद्रा भंडार ना हो तो इस समय भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी साख बहुत अच्छी नहीं थी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख को बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई, निजीकरण की प्रक्रिया अपनाई और वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाई। और इस प्रक्रिया में हमने क्या किया, लाइसेंसिंग और कोटा प्रणाली को समाप्त किया गया और व्यापारिक क्रियाओं को, आर्थिक क्रियाओं को, बैंक से ऋण लेने की और टैक्स देने की जो तमाम नियम और कानून थे उसमें शिथिलता लाई गई। उनको कठोर जो थे उनको, उनकी कठोरता को कम किया गया। तो इसके कारण क्या हुआ कि ये सारी चीजें, और कैसे किया गया मैं भी बता रहा हूँ, इन सारी चीजों को अपनाने से लोगों ने टैक्स देना ज़्यादा शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जब लाइसेंसिंग प्रक्रिया को आसान बना दिया गया तो लोगों ने लाइसेंस बनवाए, बैंकों से ऋण लिए, निवेश किए और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था की जब क्षमता आ गई तो 1992 से 1997 तक की 8वीं पंच योजना शुरू की जाती है। और इसी के कारण इसको हम इरेज करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसी निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के कारण और लाइसेंसिंग और कोटा प्रणाली को समाप्त करने, आसान बनाने के कारण जो अर्थव्यवस्था में उछाल आए वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन थी। मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री बनाए गए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। और इन्होंने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण ये प्रक्रिया अपनाई और अर्थव्यवस्था की तमाम जो जटिलताएं थी उनको आसान कर दिया और उनका सरलीकरण कर दिया। इसके कारण अर्थव्यवस्था में तेजी आई और तब 92 से 97 तक के लिए 8वीं पंच योजना लागू की गई। और इसीलिए इनको, डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था का, लिख लीजिए आप लोग, आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कौन है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्यों माना जाता है? तो जो लाइसेंसिंग और कोटा की प्रक्रिया थी उसको समाप्त किया गया। जो नियम और कानून थे ऋण लेने के, टैक्स देने के, उसको सब क्या किया गया, उसका सरलीकरण किया गया। और मुद्रास्फीति जो वो थी 17% जो मुद्रास्फीति थी, हम लोग मनी इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति पढ़ेंगे मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में।
लेकिन यहाँ थोड़ा सा रोशनी डालना जरूरी है। तो मुद्रास्फीति उस समय जो थी, उस समय मनी इन्फ्लेशन वो थी 17%। और यह जो मुद्रास्फीति थी, यह मुद्रास्फीति दो कारणों से होती है मनी इन्फ्लेशन। नंबर एक, मांग में वृद्धि के कारण, मांग में वृद्धि के कारण एक तो ये कारण हो सकता है, और दूसरा हो सकता है पूर्ति में कमी के कारण। मांग में वृद्धि के कारण और पूर्ति में कमी के कारण। पूर्ति में कमी के कारण, दो कारणों से मुद्रास्फीति होती है। लेकिन उस समय, अच्छा, जब मांग में वृद्धि के कारण और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के वो क्या है, यंत्र कौन कौन से हैं मुद्रास्फीति की नियंत्रित करने के यंत्र? वो बहुत अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा एंड मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में। लेकिन यहाँ मैं बता दूं, दो यंत्र हैं। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है इतना। अभी मैंने कहा कि इनको, डॉक्टर मनमोहन सिंह को आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। तो क्यों कहा गया? इन्होंने कौन से इतना बड़ा काम कर दिया, कौन सी इतनी बड़ी उपलब्धियां इनकी थी जिसके कारण इनको आधुनिक अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाने लगा है? और उस समय पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। तो इसमें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के यंत्र कौन कौन से? एक मौद्रिक उपाय है, मौद्रिक उपाय, इसको आरबीआई लागू करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और दूसरे हैं वित्तीय उपाय। वित्तीय उपाय, वित्तीय उपाय में सरकार अपने बजट के माध्यम से करती है वित्तीय उपाय, बजट के थ्रू। तो उन्होंने इसमें क्या किया था, जैसे बैंक रेट था, बैंक रेट, SLR, CRR, बैंक रेट, CRR, SLR, सॉलिडिटी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट, इसी को रेपो रेट भी कहा जाता है। और ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जब मुद्रास्फीति जो है मांग में वृद्धि के कारण होती है, तो इसको जो बढ़ाया जाता है, इन सारी चीज़ों को बढ़ा दिया जाता है। तो मार्केट में जो वो है मुद्रा जो रन कर रही है, रनिंग मनी जो है, उसकी कमी हो जाती है। उसकी कमी हो जाती है तो लोग डिमांड कम कर देते हैं, डिमांड कर देते हैं। तो मांग में वृद्धि के कारण जो मुद्रास्फीति है, महंगाई, वो क्या होती है, नीचे आती है। लेकिन इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में इन चीज़ों को कम किया था। बैंक रेट, CRR, SLR, यानी अर्थव्यवस्था में या मार्केट में मुद्रा की पूर्ति को क्या किया था, बढ़ा दिया गया था। उसकी वजह थी इस समय जो मुद्रास्फीति 17% थी, वो पूर्ति में कमी के कारण थी। तो लोगों ने क्या किया, जब इसको कम किया तो लोगों ने बैंक से ऋण लिए, उसको निवेश किया। निवेश करने के कारण जो सप्लाई में कमी थी, उत्पादन बढ़ा और आयात निर्यात बढ़ा, क्योंकि उदारीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया चल ही रही थी, कोटा लाइसेंसिंग को समाप्त किया गया था। तो इसके कारण जो है अर्थव्यवस्था में तेजी आई, और इसलिए इनको डॉक्टर मनमोहन सिंह को आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। भारतीय विदेशी मुद्रा का भंडार जो था, वो एक हफ्ते के लिए आयात के लिए ही था, वो भी धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ता गया। निर्यात में काफ़ी वृद्धि हुई। तो ये इनकी उपलब्धियां थीं, जिसकी वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह को आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। और परिस्थितियां इतनी विकट थीं कि इसके पहले प्रधानमंत्री थे डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, वो सोना
वे विदेशों में गिरवी रखाए थे और बहुत खराब पोजीशन थी, तो इसको अर्थव्यवस्था को डूबने से बचा लिया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, इसलिए इनको भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। और आज हम यहीं पर इसको समाप्त करेंगे। बस आज इतना ही। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.